लगाकर रहने के लिए विवश से जीवनपुर के लोग लगातार पत्र देने पर भी नहीं हुई सुनवाई। संवाददाता अजहर व लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा खैरुद्दीनपुर जीवनपुर ग्राम सभा चहनिया ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अंकिता पांडे जी के प्रतिनिधि प्रिंस पांडे जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदु पर कार्य करना है उसके बारे में। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देते चलूँ कि पहली बार में इन्होंने प्रधान पद का दावेदारी की और पहली बार में यहाँ की जनता ने अपनी कीमती वोट दे करके पहली बार में 168 समथिंग वोट से जो है कि जीत हासिल हुआ इनका। और उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देते चलूँ कि ये परिवार जो है लगभग 15 से 20 साल से कंटिन्यू जो है समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और बहुत अच्छा लगा बात करके। आइए मिलते हैं प्रिंस जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। सर, आपको हमारे D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी गांव की जनता ने इतना स्नेह प्यार दे करके आपको पहली बार में ही प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया और आपके ऊपर इस गांव का जो है 5 साल तक की जिम्मेदारी सौंप दी है। आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ और उसके साथ अपने ग्राम सभा के सारे जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया जी और मुझे इस लायक बना दिया कि मैं उनकी निरंतर सेवा कर सकूँ। और 5 साल लगातार निस्वार्थ किसी बिना भेदभाव के मैं सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ, 24 घंटा सातों दिन। जैसा कि प्रधान जी हर ग्रामीण क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, जैसे गलियां हो गई, नालियां हो गई, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, नालियां जाम हो जाती है तो बारिश के मौसम में पानी जो है ओवरफ्लो करने लगता है, गलियों में बिखरने लगता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और गलियाँ हैं जो खंजा वगैरह है जो वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसमें भी जल जमा हो जाता है, तो वैसे भी काफ़ी समस्या होती है। तो आपके गाँव की क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, पहले तो मैं आपको पुनः फिर से धन्यवाद दे दूँ कि आपने इन सब बिंदुओं के बारे में पूछा। मैं प्रधान नहीं था, उसके पहले भी गांव की जितनी नालियाँ थी जी अपने पैसे से साफ़ सफाई के लिए कर रहा था। अब तो मैं हो गया हूँ निरंतर, मेरा यही कोशिश है कि मैं सारी गलियों जी एक तरफ से सीसी करा दूँ और जितना पानी निकासी के लिए विशेष रूप से मेरे पास कार्य योजना है कि मैं कहीं का पानी थोड़ा सा भी रुकने नहीं दूँगा जी। ओके, उसके लिए पानी जाने के लिए किधर रास्ता, मतलब नहर में, तालाब में? ये बता दूं भाई साहब कि यहाँ नाला है जी, जितनी भी नालियाँ हैं, चाहे गांव की छोटी नालियाँ चाहे बड़ी नालियाँ जी सबको मैं एक नाले में जोड़ूंगा जी, जो कि ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ निस्वार्थ जी। बिना कुछ किए बिना, जो कि काफ़ी दिक्कतें थी। गांव है भैया, गांव ग्रामीण क्षेत्र है तो ऑलरेडी पानी रुकेगा ही रुकेगा, इसलिए मैं पहले से करा चुका हूँ। अब तो सरकार की तरफ से जितनी मुहिम चलाई जा रही है जी जी। और सरकार का जितना अनुदान आ रहा है उसी के जरिए मैं सारी नालियाँ सुव्यवस्थित ढंग से करा दूँगा। प्रधान जी, हर ग्रामीण क्षेत्र में एक पेंशन योजना आता है, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो कि आपके थ्रू दिया जाता है सर्वे में। तो आपने सर्वे वगैरह किया, आपके गांव में कितने % ऐसे लोग हैं जिनको इस पेंशन की जो है ज़रूरत है, मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अब मैं बता दूं, मेरा परिवार एक सरल परिवार है जी मेरे पिताजी 25 साल से लगातार निरंतर जी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, चाहे पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे अन्य कोई पेंशन हो, जी जी वो निस्वार्थ सारे लोगों का कहीं न कहीं से किसी के माध्यम के द्वारा बनाया जा रहा है। और मैं इस टाइम खुद पेंशन बनवा रहा हूँ जी। जितने लोगों का मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितने से जितने गरीब लोग उनको पेंशन मुहैया करा दिया जाए जी। और हम लोग इसे निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि सारे लोगों को ये सुविधा मिले सरकार की। जी प्रधान जी, हर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग होते हैं जिनको रहने को घर नहीं होता है, वो छोटी मोटी झुपड़ियों में रहते हैं, जो कि काफ़ी बारिश के मौसम में जाल माल का खतरा भी रहता है और वो कमाने खाने में परेशान रहते हैं। तो भारत सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा कुछ आता है जिससे प्रावधान की कुछ राहत सामग्री उनको पहुँचाया जाए, वो अपना एक छत वगैरह बना सके और जिसमें अपना जीवन यापन कर सके। तो आपके गांव में ऐसे कितने % लोग हैं जिनको अभी भी घर वगैरह नहीं है, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं? अभी सर्वे हुआ था जी। जिसमें कई लोगों को आवास आया भी था जी। तो किसी कारणवश हम अब किसको दोषारोपण करें, ये उचित नहीं है हमारी तरफ जी, से। जी। आवास आया हुआ भी आवास कट गया। अभी हमारे यहाँ काफ़ी लोगों को, मैं अगर 100 में बता दूं तो नियर अबाउट 60% लोगों को ऐसा है कि अभी मड़ई तो बहुत दूर की बात है, वो पीली वाली पन्नी में रहते हैं। क्या बात? और मैं लगातार पत्रक देता रहा हूँ, हमें चाहे कुछ हो या ना हो, हमारे गाँव में आवास के लिए सरकार से, अपने ब्लॉक के माननीय लोगों से यही मेरा अनुरोध है। और आपके द्वारा यही मैं कहना चाहता हूँ
एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के जरिए जी। अगर सरकार तक या शासन तक ये बात पहुँचाई जा सकती हो, कृपया हमारे गांव में पुनः सर्वे करा के जो पात्र लोग हैं जी। उनको आवास दिया जाए। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर में शौचालय हो जाए, कोई भी बाहर में शौच ना करे। बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगियाँ होती है, वातावरण दूषित होता है, लोग बीमार पड़ते हैं, सड़कें वगैरह ख़राब हो जाती हैं, तो गंदगी हो जाता है ज़्यादा। तो उसके लिए हर घर घर को शौचालय हो जाए, ऐसा कुछ योजना आया था, अभी भी चल रहा है। आपके गांव में सभी लोगों के पास शौचालय हो गया है या आज भी कुछ लोग उससे वंचित हैं जो बाहर में शौच करने की वजह से? पहले तो माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा काफ़ी लोगों की इज्जतें बची हैं जी। जिसके कारण अभी हमारे गांव में जो शौचालय बने हुए हैं, कृपया आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि शौचालय न होकर किसी, अब मैं इसको किस शब्दों में आपको बताना चाहूँ या लोगों को बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ बहुत लोगों को शौचालय नहीं बन पाया जी। और मैं ब्लॉक में अपने कह चुका हूँ कि जिनके पास शौचालय नहीं बना है, कृपया उन्हें पुनः निरीक्षण करके नया शौचालय दिया जाए, जिससे कि उन्हें बाहर जाने में तकलीफ होती हो तो अपने घर में शौच करें और सुरक्षित रहें। इज्जत भी बची रहती है, जैसे बहु बेटियां हैं बाहर जाती हैं, अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ें काफ़ी विशेष करके बताई जा चुकी है सबसे, कृपया खुले में शौच न करें, जी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो गाँव में प्रधान जी विद्यालय वगैरह का क्या कंडीशन? अभी तो खैर कोरोना काल में विद्यालय बंद चल रहे हैं, बाकी आपका पंचायत भवन हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, इन सबों में किस तरह से कार्य हो रहा है? देखिए, मैं खुद अभी एक शिक्षक तो नहीं अपने को कह सकता जी। मगर पढ़ाई अभी कर रहा हूँ जी जी मैं पीएचडी कर रहा हूँ जी मुझे पढ़ाई को लेके और विद्यालय को लेके काफ़ी फोकस दे रखा हूँ। जी जी जितनी असुविधाएं हमारे प्राथमिक विद्यालय में हैं मैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जहाँ तक साफ सफाई, खेल कूद के उचित प्रबंध जी जी और विद्यालय में अध्यापकों की जो वो क्या कहते हैं उसको वो उपस्थिति, वो सबसे अनिवार्य है। एक का आना, एक का ना आना, बच्चों के साथ अच्छा सा बिहेव करना, जी जी ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी स्कूल पे जाके देख रहा हूँ। जब जैसे विद्यालय खुलेगा मैं सुबह खुद जाके विद्यालय का निरीक्षण करूँगा। ये बहुत अच्छी बात। और आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या लोग बाहर जाते हैं? नहीं, काफी दूर जाना पड़ता अभी देखिए हमारे बगल में, हमारे गांव के बगल में जो हमारे ग्राम सभा से दूर जी नियर अबाउट 1 किलोमीटर है, जी जी यही हमारा उपकेंद्र है। यहीं पे कोरोना का टीका भी लग रहा है, जी सारी सुविधाएं यहीं पे है। और हमारे गांव में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है, हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है। रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ज़्यादा ही पाए जाते हैं। उनको भारत सरकार द्वारा अभी एक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जैसे कोरोना काल में फ्री ऑफ कास्ट राशन दिया जाता है, वैसे भी राशन दिया जाता है, कम दर में दिया जाता है, तो उसके लिए राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो हर आपके गांव में सभी लोगों के पास राशन कार्ड हो गया है या अभी भी कुछ लोग उससे वंचित हैं? और कुछ तो समस्याएं यूनिट की भी आती है, जैसे एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 यूनिट 3 यूनिट गायब रहता है, 2-3 यूनिट मिलता रहता है, तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं सुनने को आती है सामने। आपके गाँव का क्या स्थिति है? नहीं, हमारे यहाँ बहुत कम ही लोगों को राशन मिल पाया है जी। और अब अपने मुँह से अपनी बड़ाई क्या किया जाए। हम लोग ऐसे भी राशन कोरोना काल में बांटते रहे हैं अपने पैसे के द्वारा और लोगों के सहयोग के द्वारा जी। मगर अब इस बार जो नया राशन कार्ड बनेगा तो जो लाभार्थी हैं मैं उनको राशन कार्ड बनवाने के लिए शासन से भी कह चुका हूँ जी। और मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ कि राशन कार्ड सबको मिले। जिनकी यूनिटें कटी हैं अगर ना मिल पाए, एक आध यूनिट बढ़ जाए मगर बढ़े, ऐसे बहुत से लोग हैं जो राशन खरीद के लाते हैं, कोटेदार के यहाँ से दुकानों पे बेच देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं, वो खाने के लिए लाले पड़े हुए, वो दूसरे के घर से मांग के खरीद के ला रहे हैं। तो मैं आप लोगों के जरिए ये भी बताना चाहता हूँ शासन के द्वारा कि हमारे यहाँ जो यूनिटें हैं उसको बढ़ाई जाए, जिससे कि सारे लोगों को राशन उपलब्ध हो सके। प्रधान जी, जैसे कि हर ग्रामीण क्षेत्र में एक जटिल समस्या होती है जो सबसे खतरनाक होता है, जैसे पेयजल को लेकर कि गांव में हैंडपंप जो होता है या कुआं होता है जिसका पानी आदमी पीने के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ जाता है तो पानी जो है काफ़ी दूषित हो जाता है, बैक्टीरिया वगैरह मिलने लगती है, वो पीने योग्य नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी मजबूरी है, पीना ही पड़ता है, लोग काफ़ी बीमार पड़ने लगते हैं। आपके गाँव में पेयजल को लेकर के कोई सर्वे वगैरह हुआ, टंकी वगैरह, पाइपलाइन वगैरह कुछ बिछी, इससे ग्रामीणों को निजात मिले? देखिए, अभी तो ऐसे अब कोई सुविधा नहीं है ये सरकार की तरफ से हमारे गांव में। मैं जहाँ तक अपने गांव की बात बता सकता हूँ, खैरुद्दीनपुर ग्राम सभा मेरी है और जमनीपुर, इसमें अभी तक पेयजल के लिए जो सरकारी हैंडपम्प है 10-12 जो हैंडपम्प हैं वो अभी उसमें से 1-2 पीस आई हैं और सारे खराब हैं, जो कि मैं मिस्त्री बुला के सारे को ठीक करा रहा हूँ। और सरकार से मैंने कई बार अपने ब्लॉक से, सांसद निधि से मैं कई बार नल के लिए बोल चुका हूँ
वो लोग आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी नल आपके गांव में आ जाएगी। और मैं फिर शासन को एक पत्रक लिख भी दिया हूँ कि हमारे गांव में पेयजल के लिए एक टंकी दे दी जाए, जिससे कि इससे निजात मिल जाए। पानी से ही काफ़ी दूषित बीमारियाँ होती हैं, जितने फंगस इन्फेक्शन होते हैं, चाहे जो भी डिजीज़ हो, पानी की वजह से होती है। इसलिए मैं इसके लिए भैया काफ़ी मुहिम चला रखा हूँ पहले से भी, और निरंतर पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का और सारे जितने कीटाणुनाशक है दवा में डलवाता रहता हूँ। प्रधान नहीं था उससे पहले भी, और अभी तो हो गया हूँ तो भाई कराना ही। जो पहले करा सकता है वो होने के बाद कैसे नहीं करेंगे। नहीं तो जैसा कि प्रधान जी हर ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक से पौधे आते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र में लगवाने के लिए, वो आपके थ्रू जो है दिया जाता है, वितरण होता है गाँव में। तो भारत सरकार जो है पौधे देती है, सिर्फ उसके लिए सुरक्षा के लिए कुछ अलग से बजट पास नहीं करती है। तो पौधे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लगते हैं, लेकिन 70% हमारे हिसाब से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गांव के आवारा जो जानवर होते हैं वो चल जाते हैं, कुछ पानी की वजह से नष्ट हो जाते हैं, कुछ धूप वगैरह से नष्ट हो जाते हैं। तो आपके गांव में पौधे वगैरह लगे, आपने सजेस्ट किया लोगों को पौधा कैसे बचाया जाए, क्योंकि अभी आपने देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी बताई गई, तो पौधे नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल पाएगा। गाँव हरा भरा दिखे इसके लिए जो है पौधे लगवाए जाते हैं, लेकिन बच नहीं पाते। उसको बचाने का कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति नहीं होता, लगा लेता है लेकिन नहीं हो पाता है। तो आपने सजेस्ट किया लोगों को कैसे बचाया जाए? देखिए, पहले तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं पेड़ों पे, जी, जो आपने फंड दे रखा है, वो फंड हमारे समझ से गलत है। जी, अगर आप पेड़ दे रहे हो तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ दें उसमें, जी, या उसके लिए जाली बनवा के दें, हाँ, या ईंट से घिरवाने के लिए दें। जब तक पेड़ बचेगा नहीं तब तक होगा नहीं। हमने पेड़ जो सरकार द्वारा चलाई गई थी, हमने पेड़ लगाया है, 1800 पेड़ पूरे सारे रोड के किनारे लोगों के दरवाजे पे लगवा रखा है, मगर बहुत कम ही पेड़ बचे। इसके लिए मैं शासन और सरकार से कहना चाहता हूँ कि पेड़ दे तो उसकी सुरक्षा के लिए दे, जिससे घेराबंदी हो जाए, जिससे कि पेड़ बचे और हमारा पर्यावरण दूषित न हो, शुद्ध है। अच्छा, मनरेगा का क्या है पोजीशन आपके गांव में? जिसे चल रहा है अभी, तो खैर बारिश का मौसम चल रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काम मिल जाता है कि नहीं मिलता है? देखिए, मनरेगा के लिए जो लोगों के मन में मानसिकता बन गई है जी, कि इसमें पैसा कम मिलता है, जो मजदूरी है वो कम मिलती है, जी, और हम बाहर ही जाके दिहाड़ी अधिक कर लेते हैं। और सरकार ने जो मनरेगा का काम चला रखा है भैया, वो ऑलरेडी बरसात में हो नहीं पाता। जब गर्मी में होता है तो नाली वाली हुई, जो साफ सफाई का कार्य है, उसी मनरेगा से वही काम हो पाता है। और लोगों की मानसिकता ये बन गई कि इसमें हमें पैसा कम मिलता है और पैसा बहुत लेट मिलता है। जी, जो हमारा भुगतान होता है, हमारी मजदूरी की भुगतान होती है, काफ़ी लेट होती है। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाया जा सके कि नहीं, जो लोगों की मजदूरी है पसीना सूखने से पहले मिल जाए, जी, तब ये उचित है। प्रधान जी, आपको आपके गांव की जनता ने बड़ा स्नेह और प्यार से जिताया, अगले 5 साल के प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो आप एक संदेश दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव के लोगों को। पहले तो आप मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दूंगा, और पुनः एक बार गाँव वालों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनके स्नेह से आज मुझे पदवी पे ला के दे दिया है। अगर 5 साल सोच रहा हूँ वो निरंतर उनकी सेवा करता रहूँ। और सबसे यही मेरा अनुरोध है कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, लोगों का व्यवहार अपन में खराब न करें, इसलिए सारे लोग प्रेम परस्पर से रहें। हाँ, बिना किसी भेदभाव सारे लोगों को एक साथ कार्य होगा, बिना किसी रुकावट। यही मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा प्रिंस जी से मिल करके। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।